हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। रैपिड रिवीजन का मतलब क्या होता है कि यार ये पूरा का पूरा चैप्टर ना आप लोगों का 15 से 20 मिनट में मैं खत्म करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और साथ के साथ एंड में ना आप लोगों के लिए यार कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में जरूर आएंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 5 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यार अगर आप लोगों को मेरा इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो देखना है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारी चीजें करवाई है, तो इसी का मेरा लगभग 2 घंटे का एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप लोग वो जरूर चेकआउट करना, यूट्यूब पे डला हुआ है। बाकी बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ना टॉपिक्स क्या क्या है, फिर उसके बाद इनको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर आप लोगों के पास है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। फिर आता है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, जहां पे बच्चे ना बहुत ज्यादा फंसने वाले। फिर उसके बाद आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यार, इस टॉपिक की ना अपनी ही एक कहानी है। ये जो टॉपिक है ना, एनसीईआरटी ने ये टॉपिक आप लोगों के बुक में मेंशन तो किया है, बट इसके सारे के सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए, मतलब क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ सकते क्वेश्चन, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहां से होती है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, 10th ग्रेड में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। मान लो आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स निकालना चाहता हूं। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -4। अब यार हमें यह बताया जाता था कि कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। लेकिन 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 यहां पे आपके पास एक नई टर्म का इजाद होता है, जिसे बोला जाता है आयोटा, और वो आयोटा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा एक्चुअल में होता क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। अगर कहीं पे आपको अंडर रूट ऑफ -1 दिख जाए तो वो आयोटा के इक्वल होता है। भैया ये आयोटा क्या है, जैसे अल्फा बीटा गामा पढ़ते थे ना, ग्रीक लेटर्स, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही आयोटा जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें पावर ऑफ आयोटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे। तो आयोटा की पावर अगर 1 है तो आयोटा के इक्वल 2 है, तो -1 के इक्वल 3 है, तो माइनस आयोटा के इक्वल, और आयोटा की पावर 4 है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। अब अगर कहीं पे आपके पास आयोटा की पावर जैसे 135 आ जाए, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको अपने एक्सप्रेशन को 4 के मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 4 के मल्टीपल की फॉर्म में, अगर 4k + 1 है तो वो आयोटा के इक्वल होगा, 4k + 2 है तो आयोटा स्क्वायर, 4k + 3 है तो आयोटा की पावर 3, 4k के इक्वल है तो यानी कि आयोटा की पावर 4। तो 135 को आपने ब्रेक कर दिया, 4 × 33 + 3 यानी कि 4k + 3 वाला एक्सप्रेशन है ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के इक्वल। समझ आया। वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो आयोटा की पावर n को एज इट इज n+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, n+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n+3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आयोटा की पावर n सबसे कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगी ये चीज 1, और आयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर n इंटू 0 यानी कि 0 हो गया। बहुत सिंपल। उसके बाद बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो यार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसको एक सिंबल z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है x + आयोटा y के इक्वल। अब यहां पे दो चीजें आपके पास, एक है x और एक है y, दोनों के दोनों ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x जो होता है वो होता है बेटा रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल। रियल पार्ट कौन सा है, x, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास है 3 + 2 आयोटा, मान लो ये है, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि y क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल प्रूफ करना है, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यानी कि
जब आपका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इसी के ऊपर एक सवाल भी आप लोगों के पास कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों इक्वल है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो भैया इसका रियल पार्ट क्या है 4x, इसका रियल पार्ट क्या है 3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है ये, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -6। तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सॉल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, सॉल्व जरूर करना, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे वापस चलते, यहां पे कभी अगर आपके पास x की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा y के इक्वल आ जाता है और इसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं कि आपके पास कोई रियल पार्ट है ही नहीं, 2 आयोटा -3 आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो वो क्या हो जाता है आप लोगों के पास प्योरली इमेजिनरी। उसी प्रकार से अगर मान लो आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, z किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, उसे बोला जाता है प्योरली रियल। यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 3, इस तरीके से ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है भैया, चलो अगला टॉपिक है आप लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन, दैट इज अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, कैसे करोगे, x उनके रियल पार्ट को आपस में ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करो। सब्ट्रैक्शन की भी सेम कहानी है, रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करना चाहते हो तो जैसे बचपन में हम किया करते थे ना, ये वाला पहले इससे फिर ये वाला इससे, है ना, ऐसे ही करते थे। फिर उसी प्रकार से ये पहले इससे फिर ये इससे, सॉल्व करोगे तो ऐसा सा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आपके पास डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दो, लेकिन डिवीजन में ना एक पंगा हो जाता है। जैसे 10th ग्रेड में आपको याद होगा या 9th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। उसी प्रकार से अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। क्या मतलब है, कॉन्जुगेट को समझो पहले, है ना। कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर एक बार डंडे से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपके पास जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे मान लो आपके पास है -2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास -2 - 3 आयोटा। सिर्फ ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज कर देगा। ये कॉन्जुगेट है, बहुत बेहतरीन चीज है। तो डिवीजन में क्या होगा, अगर कभी भी आपके पास डिवीजन आ जाए तो आपको क्या करना है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देना, जो भी आंसर आएगा सॉल्व हो जाएगा। नीचे कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए डिवीजन में, ठीक है जी। फिर यहीं पे कहानी होती है मॉडुलस की। अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग z, मॉड ये होता है बेटा √(x² + y² के इक्वल, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना है इसका, -1 + 3 आयोटा। मॉड ऑफ z क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, बस इस साइन को चेंज कर देगा, सिंपल। एक सवाल है आपके पास, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई, जैसे 5 को 1 से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएगा, सॉर्टेड। एनसीईआरटी में आप लोगों के पास सिर्फ इसी लेवल की चीज है। ये कुछ प्रॉपर्टीज भी है यार यहाँ पे मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, तो इन प्रॉपर्टीज को जरूर देखना। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बट एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज है। अब एक ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, इतना कर लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार, एक टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं है, आर्गेंट प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। फटाफट से 5 मिनट में इसको भी निपटा लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं इस चैप्टर के। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन होता था जहां पे हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते थे, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते थे। वैसे ही अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिस प्लेन पे आप इसकी पोजीशन को डिफाइन करोगे, जिस प्लेन पे आप इसकी पोजीशन को बताओगे, उस प्लेन को बोला जाता है आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सिंपल। इसमें दो एक्सिस होती है बेटा, एक होती है रियल एक्सिस जिसमें आप रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हो, एक होती है इमेजिनरी एक्सिस जिसमें आप लोग इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हो।
ठीक है, अब मान लो ये आपके पास है x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट P कहां पे होगा, यहां पे होगा। अगर मान लो आपके पास है z कॉन्जुकेट x माइनस आयोटा y, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो वो कहां पे होगा, यहां पे होगा। उसी प्रकार से अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स माइनस आयोटा y, तो दोनों नेगेटिव है, तो वो यहां पे होगा। ये बचपन में आप लोगों ने सीखा भी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब इसमें एक चीज याद रखना, आपके पास इस पॉइंट P तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो आप x रियल एक्सिस पे x डिस्टेंस चलो और y एक्सिस पे y डिस्टेंस चलो, तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। और एक तरीका ये है कि आप इसके जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से r डिस्टेंस चलो और थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब क्या है, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे उस पॉइंट पे जाना है, तो मैं क्या हुआ, थीटा एंगल मुड़ा और r डिस्टेंस तक चलता गया। मैं क्या हुआ, थीटा एंगल मुड़ा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए और r डिस्टेंस तक चला। अब यहां पे दो चीज ध्यान रखना, यहां पे आपके पास r और थीटा, इन दो तरीकों से भी, इन दो चीजों का यूज करके हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, और इनको बोला जाता है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। चल, अब यहीं से एक नई टर्म की इजाद हुई है, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो यार आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जो कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, जब आप इसको r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप इसको r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब भैया ये क्या है, r क्या होता है बेटा, r होता है मॉडुलस इसके बराबर। कैसे आया भैया, ये कैसे इसके इक्वल होगा, वो मैंने अपने डिटेल्ड वन शॉट में बताया। डिटेल में कुछ चीज जानना चाहते हो तो वो जरूर देखना। यहां पे तो यार, क्योंकि अगर यहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा तो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, फिर रिवीजन का कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है जी। एंगल थीटा की अगर मैं बात करूं, तो थीटा को बोला जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है माइनस पाई से बड़ी होती है और पाई के इक्वल या फिर पाई से छोटी होती है। अब पोलर फॉर्म में मान लो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहां पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू √3। सबसे पहले आप लोग r निकाल लो। r कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ऐसे इस फॉर्मूले से 2 आ गया। अब क्या करना है, आपको थीटा निकालना है। थीटा के लिए आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। कोई एंगल मान लो अल्फा, जो कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल। अब उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है वो देखो, और उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू डिसाइड होगी। अब आपके पास क्या था, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल है, पाई माइनस अल्फा के, पाई माइनस अल्फा। तो r का वैल्यू क्या था, 2, मतलब पोलर फॉर्म क्या होती है, 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ऐसे आप लोग पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लोगे। अब भैया ऐसा क्यों होता है कि ये वैल्यूज लेनी पड़ती है, इसका डिटेल्ड अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा वन शॉट वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यार यहीं तक हमारी कहानी थी। अब मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, जो इस चैप्टर से आप लोगों के पास जरूर आएंगे, आ सकते हैं। तो ये वो 5 क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ करो ना करो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।